डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आप सभी को नई साल की शुभकामना। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसमें जो आज अध्ययन करेंगे या जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। प्यारे बच्चों, मार्क्सवाद के सिद्धांत से पहले मैं आपको उसके एक सामान्य इंट्रोडक्शन के संदर्भ में बताऊं या सामान्य परिचय के विषय में अपन थोड़ा चर्चा करें। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स के को जो संपूर्ण चिंतन है, कार्ल मार्क्स का जो संपूर्ण चिंतन है, वो ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स एक समाजवादी चिंतक रहे हैं और उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए ही क्रांति की अनिवार्यता पर बल दिया। अतः मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म अथवा क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इतनी बात आप सभी को पता होगा। जहां तक उसके जन्म का विषय है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 8 मई 1818 को जर्मनी के ट्रिवीज नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनके पिता हर्लेस मार्क्स एक वकील थे, पेशे से वकील थे, और उन्होंने 1824 में ईसाई धर्म की एक शाखा प्रोटेस्टेंट मत को अपना लिया था। किंतु मार्क्स का पारिवारिक वातावरण किसी भी रूप में क्रांतिकारी नहीं था। कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करें तो जैसे दास कैपिटल जो पूंजी है, जिसका प्रथम खंड 1867 में और जो शेष खंड जो दो शेष खंड थे उनकी मृत्यु के बाद 1885 और 1894 में प्रकाशित हुए। दूसरी उसकी प्रमुख रचनाएं वो है हीगल के अधिकार संबंधी दर्शन की आलोचना का परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स 1844। एक दूसरी उनकी रचनाएं हैं पवित्र परिवार, द होली फैमिली, जो 1845 में आई, दर्शन का दारिद्र्य, साम्यवादी घोषणा पत्र, द कम्युनिज्म मैनिफेस्टो 1848, राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना पर एक ग्रंथ 1859, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का उद्घाटन भाषण 1864, मूल्य कीमत एवं लाभ 1865 यानी कि वैल्यू प्राइस और प्रॉफिट 1865 में, और फ्रांस में गृह युद्ध 1870 से 81 और तथा गोथा कार्यक्रम की आलोचना, ये प्रमुख उनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। जहां तक मार्क्सवादी दर्शन के स्रोत का सवाल है या दूसरे रूप में मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों को भी कहा जा सकता है, सिद्धांतों का सवाल है, इसमें आपको पता होगा
कि मार्क्सवाद के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य संबंधी धारणा, राज्य के अवशासन का सिद्धांत और कार्य पद्धति तथा कार्यक्रम, ये उनके प्रमुख सिद्धांतों में गिने जाते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो मैंने बताया आपको, इसमें यह कहा गया है कि मार्क्स की जो संपूर्ण विचारधारा का एक केंद्रीय तत्व है ये, और उसकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा ये केंद्रीय तत्व के रूप में ही जानी जाती है। यह अवधारणा ही मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म का दर्जा प्रदान करती है, आप सभी को मालूम होगा। जहां तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मीनिंग का सवाल है या उसके अर्थ का सवाल है, इसमें आप कह सकते हैं कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा का एक विशेष अंग जो द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववादी पद्धति है, आपको पता होगा। अतः इस अवधारणा का अर्थ समझने के लिए इस द्वंद्ववादी पद्धति की व्याख्या करना भी हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य की खोज की एक प्रणाली है जिसे मोटे तौर पर हम वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज कह सकते हैं। कोई एक वक्ता किसी विषय के एक पक्ष को प्रस्तुत करता है जिसे यहां हम वाद कहा जा सकता है, और कोई दूसरा वक्ता उसी विषय के दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करता है जिसे यहां प्रतिवाद कहा जा सकता है। इस प्रकार वाद एवं प्रतिवाद की पारस्परिक बहस यानी कि संघर्ष के बाद उस विषय के बारे में एक ऐसा पक्ष उभर कर हमारे सामने आता है जिस पर सभी सहमत होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है या संवाद कह सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद यह अनुभव किया गया कि संवाद द्वारा प्राप्त सत्य स्वयं में पूर्ण व अंतिम नहीं है। तो इस स्थिति में पुनः सत्य की खोज के लिए वाद विवाद की पद्धति अपनाई जाती है। इस बार पहले से प्राप्त जो संवाद है को एक वक्ता वाद के रूप में प्रस्तुत करता है, दूसरा इसका विरोध करता है, प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। अब वाद और प्रतिवाद की पारस्परिक जो बहस है यानी कि जो संघर्ष है, इसे पुनः एक नए संवाद की प्राप्ति होती है, और यह उल्लेखनीय है कि भविष्य में यह संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है और सत्य की खोज का कार्य ये पूर्ववत चलता रहता है। ये मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताई। प्राचीन यूनान में द्वंद्ववाद को सत्य की खोज की एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्ति आप सभी को पता होगा, और यह प्रणाली सत्य की खोज के लिए वाद, प्रतिवाद और संवाद नाम तीनों पक्षों की मौजूदगी को अनिवार्य मानती है। तो मार्क्स ने सृष्टि व सामाजिक विकास को स्पष्ट करने के लिए एक द्वंद्ववादी पद्धति को अपनाया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अर्थ की दृष्टि से 3 प्रमुख शब्द हैं जो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 द्वंद्व, भौतिक तथा वाद, और इन शब्दों के अर्थ जो हैं वो क्या निकल के आते हैं? द्वंद्व यानी कि द्वंद्व का अर्थ है 2 विरोधी पक्षों में संघर्ष, और भौतिक का अर्थ है जड़ तत्व अथवा अचेतन तत्व,
और वाद, वाद का अर्थ है सिद्धांत, विचार अथवा धारणा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सरल अर्थ क्या हुआ कि ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्वादी पद्धति को स्वीकारता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दो मूल मान्यताएं हैं। कौन कौन सी? नंबर एक तो है सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, और दूसरा है सृष्टि और उसमें मौजूद मानव समाज का विकास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति से होता है। तो संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सरल अर्थ है कि सृष्टि मूलतः भौतिक है और यह अपना विकास वाद, प्रतिवाद तथा संवाद वाली द्वंद्वात्मक प्रणाली से करती है। मानव समाज यानी कि इतिहास का विकास भी इसी पद्धति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वारा ही हुआ है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अर्थ में आपको समझ लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं मूल रूप से उसके अर्थ से ही जुड़ी हुई हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि मूल तत्व पदार्थ है, ठीक है, संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। लेकिन इसका अध्ययन, इसकी चर्चा जो कल आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या विशेषताएं हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या महत्व है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ये होते हुए भी आलोचना की गई है, क्या उसकी आलोचनाएं हैं, क्यों उसकी आलोचनाएं की गई हैं, इसके संदर्भ में कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अपन इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।